आज सुबह ईरान की जानिब से हैफा पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए और एक स्ट्रैटेजी जो इस वक्त दिखाई दे रही है वो ईरान की जानिब से इसराइल के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त जो एनर्जी एरियाज हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं और इसराइल ईरान की जौहरी सलाहियत को मफलूज करना चाहता है। वो न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट कर रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया है, खासतौर पे आईडीएफ के जो इंटेलिजेंस चीफ है उन समेत 2 जर्नैलों को मारा गया। सिचुएशन इस वक्त तेल अवीव के अंदर भी और तेहरान के अंदर भी खासी क्रिटिकल नजर आ रही है और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अंदर जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो जारहाना माइंडसेट है, जारह मिजाजी है बेंजामिन नेतन्याहू की या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी खामोश सपोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू को हासिल है, वो अपनी जगह पर अपनी मौसर हिकमत अमली मुरतब करते हुए नजर आते हैं। नेतन्याहू की जानिब से एक अटेम्प्ट जो की जा रही है जिसपे खामोश सपोर्ट अमेरिका की हासिल है वो ये कि ईरान में रिजीम चेंज किया जाए और ईरान में रिजीम चेंज के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की है कि आप रिजीम चेंज में पूरा सपोर्ट दें। याहू ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी काउंसुलेट पे अटैक के बाद ईरान की जानिब से एक फुल थ्रॉटल अटैक इसराइल पे किया गया था, जिसके बाद एस्केलेशन शुरू हुई। लेकिन मामले को डी एस्केलेट करने के लिए ग्लोबल पावर्स ने रोल प्ले किया। इस वक्त नेतन्याहू जो कह रहे हैं ये एक लार्जर एजेंडा है और जाहिर है इस लार्जर एजेंडा के अंदर नेतन्याहू को पूरी ताईद सुपर पावर की हासिल है, पूरी सपोर्ट हासिल है और चाहते यही हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिजीम है उसको चेंज किया जा सके। अब लगता यह है कि मामला जूजू आगे बढ़ रहा है, ये मामला टेक्टिकल डोमेन के अंदर ग्लोबल प्रेशर के अंदर आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको इंटरवीन करके डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर मीडिएट करा के इस मामले को कहीं ना कहीं ठंडा करना पड़ेगा। क्योंकि जो ईरानी वजीर आजम है, जो ईरानी सदर हैं, इन पर्टिकुलर ईरानी सदर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया वो ये कहते हैं कि हम भी पूरे तरीके से तैयार हैं, ना कतर की मीडिएशन के, ना यूएई और ना ही सऊदी अरेबिया जो इस वक्त मीडिएशन की बात कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द वॉर हम इसके मुताहमिल नहीं है कि इस पे किसी भी किस्म की सालसी हो सके। तो ईरानी सदर क्या कह रहे हैं जरा वो भी आपको दिखाता हूं। माहिर बुरे मशरिक वस्ता मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले पहले मैं आपको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो रीसेंट स्टेटमेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेके वो सुनवाना चाहूंगा। उसको देखते हुए फिर मंसूर जाफर साहब की तरफ आता है। ना सिर्फ ये कि नेतन्याहू को सपोर्ट अमेरिका की हासिल है, बल्कि अमेरिका खुद इस जंग में फुल थ्रॉटल अंदाज में कूदना चाहता है और लगता यह है कि अमेरिका के अपने जो इस वक्त सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसमें खुद जंप इन कर दिया जाए। मंसूर जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सवाल है, वो जंग जो कभी प्रॉक्सीज की सूरत में लड़ी जाती थी ईरान और इजराइल में, अब बराह रास्त ये स्टैंड ऑफ ईरान और इजराइल के माबैन है और आज सुबह हैफा में 100 मिसाइल दागे गए और जो पावर प्लांट है हैफा का वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ। तेल अवीव के अंदर भी बिजली बंद है। आप इसको फुल थ्रॉटल अप स्केल रीजनल वॉर में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं ये टेक्टिकल डोमेन के अंदर सिर्फ ग्लोबल पावर्स की प्रेशर के अंदर एक एक्सरसाइज हो रही है जिसको अल्टीमेटली फिजल डाउन होना है? देखिए जी, इसका पोटेंशियल तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो पैरेलल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है उसको देखते हुए या उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका इम्कान कम दिखाई देता है। लेकिन यू नेवर नो कि जी इस वक्त जिस ज़माम इक़्तिदार की मैं समझता हूँ लगाम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास है और दूसरी तरफ जो एक इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, उनके होते हुए आप कोई भी चीज़ जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ऐसी अनप्रेडिक्टेबल शख्सियात हैं कि जिन्होंने हर लम्हा जो है अपनी अपनी आवाम को अपने अपने जो भी यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें हमेशा डिच ही किया है। और इस वक्त ख़ास तौर पे इनके जिस आप कह लीजिए फरीक के साथ लड़ाई है उसको ज़ेर करने के लिए ये पिछले कई अरसों से, पिछली कई दहाइयों से जो है वो ताने बाने बुनते चले आए हैं। कभी वहाँ पे कोई इस्लाहात के अमल के नतीजे में, कभी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के नाम पे, कभी वहाँ पे ख़वातीन हकूक़ का शोर होगा उठा के। तो इस नौइयत की जो कॉन्स्परेसीज़ हैं वो ईरान और ख़ास तौर पे जो रिजीम चेंज उनका बड़ा एक बिलवड एजेंडा रहा है इस मुल्क के हवाले से, वो तो तकरीबन आप समझ लीजिए हर इंतखाबात के सीज़न में और हर मौसम बहार और ख़ज़ां
उसका एक जैसे कहना चाहिए टेक होम किस्म का तोहफा होता है। और अब भी जो इस वक्त आप सुन रहे होंगे इस नौयत का इंदिया उनकी तरफ से अमेरिका और कि इस जंग का जो अल्टीमेट नतीजा एक तो जौहरी तवानाई के सलाहियत का ख़ात्मा है, और दूसरे नंबर पे उसकी जो एक बाई प्रोडक्ट है वो वहाँ पे एक रिजीम चेंज के हवाले से बात की जा रही है। जी मंसूर जाफर साहब, जो नेतन्याहू हैं उन्होंने तो ईरानी अवाम से भी मुखातिब होकर ये अपील की है कि आप रेजीम चेंज के अंदर हमें मदद करें। आप अपनी जगह पर दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है नेतन्याहू को इस वक्त जिस क्रिटिसिज्म का मसाइल का सामना है वो एक फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिकन खासा क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के ऊपर कि हमने तो डोनाल्ड ट्रंप का वो नैरेटिव कि जो जंगे खत्म करके ट्रेड का नैरेटिव था उसके ऊपर वोट किया और डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो उनसे अपील करते हैं कि आप इसके अंदर रादर देन कि आप इसको एस्केलेट करें, डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं। जो इस वक्त एक डिवाइडेड किसी ओपिनियन जो आपको दोनों मुल्कों में ख़ासतौर पे इसराइल और अमेरिका में दिखाई दे रही है, उसमें जो भी वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है उनके जो अवाम हैं उनके उस एजेंडे को बाई करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू करप्शन के मुकदमे में माखूज वज़ीर आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जारी है। इसी नौयत की जो सड़कों पे मुजाहरे उनके उन कैदियों के लवाहिकीन के जो एक अरसे से जो है अपने प्यारों की रिहाई के हवाले से 20 माह की जो एक ऑल आउट वार जो है वो गज़ा पर देख रहे हैं और अपने सामने जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम होता देख रहे हैं कि जिसकी मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आते ही जिस नौयत के जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की बौछार की थी और बड़े पैमाने पे कभी किसी पे ट्रेड टैरिफ लगा रहे थे, कभी वो ग्रीनलैंड को एक्वायर कर रहे थे, कभी वो कनाडा को अपनी नई रियासत बना रहे थे। तो इस नौयत के जो उन्होंने शोर और गोगा उठाया है और उसके बाद ख़ासतौर पे जो जंगों के ख़ात्मे के हवाले से उनके ऐलानात हैं वो तो इस वक्त हमें ज़रा संजीदा दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि इस वक्त तो इस जंग में ख़ुद बराह रास्त कूदने के लिए बड़ा इस वक्त हाथ पैर मार रहे हैं और इस नौयत के बयानात दे रहे हैं कि अगर ईरान ने ये जंग ना रोकी तो हम यानी अमेरिका जो है बराह रास्त इस जंग में, लेकिन उनके जो इत्तेहादी हैं वो शायद उनसे ज़्यादा इस वक्त जल्दी और तेज़ी में है। बरतानिया ने तो अपना बहरी बेड़ा भी इलाके में रवाना कर दिया और जिस तरीके से ये पूरी कुव्वतें जो हैं बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये मिलकर इस वक्त इस जंग के अलाव को दहकाने में मसरूफ़ हैं। तो ऐसे में आप क्या तवक्को रखते हैं कि यूरोपीय यूनियन और चाइना का रोल बड़ा क्रूशल हो जाता है ना। G7 की बात की जा रही है कि दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन, यूरोपीय यूनियन शुड इंटरवीन, और चाइना ये किस जगह पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ईरान ने पर्टिकुलरली कतर की, यूएई की, सऊदी अरेबिया की मीडिएशन को इन द मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो कहते हैं कि काबिल कबूल नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए जी, ईरान इस वक्त तक वो चाह रहा है कि वो मिलिटरीली कम से कम इस नौयत का एक पोटेंशियल हासिल कर ले कि जिसको हकीकी मानों में वो ट्रांसलेट कर सके इन रियल पावर निगोशिएशन टेबल की। क्योंकि अगर वो इस वीक पोजीशन में निगोशिएशन टेबल पे जाएगा, किसी मसालतकारी में जाएगा, तो उसको तो यकीनन ये तमाम ममालिक जो हैं, चाहे इस वक्त वो अमेरिका और इसराइल या उनके जो इत्तेहादी हों या अदरवाइज़ जो इस वक्त आपको रीजनल पावर जो हैं वो दिखाई दे रही है, वो तमाम की तमाम इन्हें बुली करके एक बार फिर जो है इस बात पे मजबूर करने के लिए ज़ोर डालेंगी कि आप अपने जौहरी प्रोग्राम्स को डिसबैंड करें। और ईरान इस वक्त जो कुर्बानियाँ दे चुका है अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से, अपने टॉप मिलिट्री लीडरशिप, अपने की जो साइंसदान हैं उनकी शहादतों की सूरत में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस जौहरी प्रोग्राम से 1 इंच भी पीछे हटेगा। अगरचे वो कैटेगोरिकली उनके रूहानी जो सरबराह हैं और उनके सदर इस बारे में ऐलान कर चुके हैं कि वो जौहरी बम तैयारी के लिए आमादा नहीं है, वो इसके सिविलियन इस्तेमाल के लिए तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से जो है उनका एक कंसर्न ज़रूर है और वो चाहते हैं कि ये इनका लेजिटिमेट राइट है और उसकी रोशनी में वो जिस भी महदूद पैमाने पे अगर कोई ऐसे हथियार बनाने हैं अदर दैन द न्यूक्लियर बॉम्ब, वो समझते हैं कि ये इनका इस्तेहकाक है। लेकिन इस वक्त तक ये तमाम कुव्वतें जो हैं वो उन्हें ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। रीजनल पावर्स इस हवाले से इस पर ऑन बोर्ड नहीं है कि वो इसे अपनी सलामती और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करती हैं, समझती हैं, और जो वर्ल्ड पावर हैं वो इसलिए कि वो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क को ये हक देने के लिए तैयार नहीं है कि वो जौहरी तवानाई हासिल कर, जौहरी बम बनाए और उसके नतीजे में अपने दिफा को इन्विंसिबल बनाए। और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क है जिसके हवाले से यानी एक
पुराना एजेंडा या एक पुरानी दुश्मनी जो है वो वेस्ट की चली आ रही है, क्योंकि इसी रीजन के अंदर जो है वेस्ट ही के जो लेपालक या जो फ्रंटमैन रूलर्स थे, ख़ासतौर पे रज़ा शाह पहलवी की सूरत में, उनको इन्होंने अप्रूव किया था और उसके बाद एक इस्लामी इनकलाब वहाँ पे लाए। और वो इनकलाब जिस अंदाज से भी आपके सामने इस वक्त तक जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मैं समझता हूँ मुश्तरका काजेज़ हैं उनको लेके स्पीयर हेड कर रहा है, तो ये इस वक्त वेस्ट के लिए और यूरोप के लिए, ये तमाम ममालिक के लिए बड़ा सुहाने रूह है। समझता हूँ आपको याद होगा ना कि बीजिंग का रोल बड़ा क्रूशल था इस मामले में, कि जिस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान क्लोज आए लास्ट ईयर, जो कुछ बीजिंग में हुआ उसने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो इसलिए चीन बड़ा पिवटल है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि चीन क्या करने जा रहा होगा। और जाहिर है, हाउ डू यू सी दिस, कि ये सिर्फ कोई आप देखते हैं कि ये एक टैक्टिकल प्रेशर है और टैक्टिकल डोमेन के अंदर जंग हो रही है ग्लोबल प्रेशर के ऊपर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ट्रिगर करेगी और आगे बढ़ेगी? देखिए जी, जिन दो मुल्कों का आपने नाम लिया, खासतौर पे चीन और सऊदी अरब की, जो चीन ने जिस तरीके से सऊदी अरब ईरान की रप्रोचमेंट कराई है वो बड़ा तारीखी है। उससे बढ़कर एक स्टेप फर्दर चीन ने ही जो है वो जो इस वक्त फ़लस्तीन के जो मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुप्स हैं उन्हें और वहाँ की जो फतह हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन्हें भी अपने बीजिंग दारुल हुकूमत में बुला के एक, जिसे कहना चाहिए, उनके हाउस को इन ऑर्डर करने के लिए जो रोल अदा किया है वो भी अपनी जगह। और इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि इस वक्त जो खुद सऊदी अरब इस तरीके से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हब बना हुआ है, वो यूक्रेन के मसले में जिस तरीके से रूस की और उनकी मसालहतकारी में इन्वॉल्व है, तो ये पोटेंशियल तो इस जगह मौजूद है। और ये, इसको आप टैक्टिकल मूव कह लीजिए या इसको एक उनकी सोची समझी कोई एक पॉलिटिकल डिसीजन कह लीजिए, ये इस रीजन ने अपना पोटेंशियल जो है वो शो कर दिया है। और ख़ासतौर पे चीन, क्योंकि इस वक्त अपनी तवानाई की ज़रूरतों के हवाले से भी ईरान से तेल ख़रीदने और इस अंदाज़ की चीज़ों में, तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ अस्करी नुक्ता नज़र से सेटल डाउन नहीं होंगी, बल्कि उसके साथ साथ जो आप समझ लीजिए जो इस वक्त इकनॉमिक इंटरेस्ट है, जो ट्रेड इंटरेस्ट है, वो भी एक प्राइम आप कह लीजिए पॉइंट है जिसको तमाम ममालिक जो है वो अपने फ्यूचर जो मामलात हैं, अभी आप ख़ास तौर पे इस जंग के फैलाव के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो यकीनन एक ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अभी हालिया दौरा मशरक़ वस्ता के मौके पे जिन तीनों डेस्टिनेशन को उन्होंने चेक किया, वहाँ पे इस वक्त जितने बड़े पैमाने पे उनके इकनॉमिक डील्स और इस नौइयत की चीज़ें हुई हैं, तो खुदा न खास्ता अगर इस जंग का अलाव बहुत ज़्यादा दहक जाता है तो वो तमाम के तमाम MOU जो हैं वो तो भस्म हो जाएंगे। जंग के इम्कानात खासतौर पे क्योंकि अस्करी डोमेन में लड़ाई हो रही है, तो अस्करी एतबार से ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 रोज का वक्त अल्टीमेटम दिया था ईरान को, और 61वें रोज हमने देखा कि बमबारी शुरू हो गई। तो जाहिर है कि एक तरफ सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। इस वक्त हालत जंग में ईरान अस्करी एतबार से पोटेंशियल कितना है कि इसको सस्टेन कर पाए, क्योंकि जाहिर है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर ही मुज़ाकरात होते हैं जहां पे आप ज्यादा गेन कर पाते हैं। पोजीशन ऑफ वीकनेस पे अगर आप चले जाते हैं तो फिर आप उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते जैसे आप करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं जी कि ईरान पर जितने बड़े पैमाने पे पाबंदियां आयद रही हैं इक्तिसादी और अस्करी, उनका जो इंटरनल डिफेंस और ख़ास तौर पे जो उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो एट पार तो नहीं कही जा सकती इसराइल के, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने जो भी अपना आर्सेनल जो है वो हवा में भेजा है या इसराइल पर दागा है, उसके हवाले से जो इस वक्त इतलात आ रही हैं ईरानी ज़राए से भी और अदरवाइज़ भी, वो तकरीबन यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 के करीब इनके पास बैलिस्टिक्स मिज़ाइल का जो है और मुख्तलिफ सुपरसोनिक मिज़ाइल जो है उसका एक ज़ख़ीरा, और उसमें ख़ास तौर पे एक बड़ा ही लीथल आप कह लीजिए मिज़ाइल जिसे वो खैबर का नाम देते हैं, उसके हवाले से उन्होंने इसराइल को थ्रेट भी किया है कि अगर आपने अपना जुल्म और ज़्यादती बंद ना की तो हम इस मिज़ाइल को भी इन प्लेस करेंगे। और ये मिज़ाइल दुनिया को बता देगा कि ईरान ने किस नौइयत की टेक्नोलॉजी अपने यहाँ ये डेवलप की है और किस नौइयत की अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो डिटेल इनसाइट्स हैं वो शेयर कर रहे थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इस वक्त जो नक्शा दिखाई दे रहा है, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जा रहे मिजाजी के साथ मज़ाहमाना रविश इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। और इस मज़ाहमाना रविश में वजीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, जो कभी पाकिस्तान तहरीक का एक मफाहमती चेहरा थे, वो भी मज़ाहमत की बात कर रहे हैं।